अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहरियार हुसैन। और आपका कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चैप्टर नंबर 29 से मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 29 से लेकर लेसन नंबर 35 तक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक। इसके अंदर मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जो चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर आ सकती हैं और किस तरह से आ सकती है, और उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से होंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर किस सिनेरियो के साथ आपको किस तरह से क्वेश्चन पेश किया जाएगा, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर बात करेंगे। और एट द एंड इसको हम गोल्डन टिप्स के साथ ख़त्म करेंगे कि इस चैप्टर की हमने प्रिपरेशंस कैसे करनी है और किन किन चीज़ों को हमने याद रखना है एग्ज़ाम में जाते हुए। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं हमारे पास आता है, पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट कैश फ्लोस। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट कैश फ्लोस ये क्या होते हैं, जाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट होंगे, उसके अंदर हमारे जितने कैश फ्लोस लगेंगे जो कि हमारी एक फर्म है उसे जाएंगे और जो हमारे पास आएंगे। ठीक है, हम उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए हमारे जो कैश फ्लोज लगते हैं वो जितने भी कैश फ्लोज हैं वो सब कुछ रिलेटेड होते हैं प्रोजेक्ट कैश फ्लो से। ठीक है, टू एवेल्यूएट आ प्रपोज इन्वेस्टमेंट वी मस्ट कंसिडर द चेंज इन द फर्म कैश फ्लो एंड देन डिसाइडेड वेदर और नॉट दे एड वैल्यू टू द फर्म। ओके, इस बात को समझिए। अब उसने क्या कहा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड अप करनी पड़ेगी। ठीक है, जब वो आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो एट द एंड आप ये भी देखेंगे कि आपको ऐड करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, आया कि आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है या जनरेट नहीं हो रहा। इफ़ देन अगर प्रॉफिट जनरेट होगा देन यू विल डू टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके, अगली चीज़ रेलिवेंट कैश फ्लोज। ठीक है, यानी कि अब बहुत सारे कैश फ्लोज होते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने हर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को उसके लिहाज से हमने कैश फ्लोज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उनको कैलकुलेट करना होता है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ठीक है, ये नहीं कि हर कैश फ्लो को हम ऐड कर देंगे और एट दी एंड हम एक कैश फ्लो निकाल के टोटल कैश फ्लो की सूरत में या स्पेसिफिक कैश फ्लो की सूरत में कैश फ्लो निकालेंगे और हम उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उस तरह से नहीं होगा, रेलिवेंट हम चलते हैं। ठीक है, कहता है रेलिवेंट कैश फ्लो फॉर आ प्रोजेक्ट इज़ अ चेंज इन द फर्म ओवरऑल फ्यूचर कैश फ्लोस। ठीक है, यानी कि हमें वो कैश फ्लोस को मद्देनज़र रखते हुए, ये कैलकुलेट करते हुए आगे चलना है, वो वैल्यूज़ हमने आगे पेश करनी है जिससे हमारी फर्म के अंदर का जो फ्यूचर ओवरऑल जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं डैट कम्स अबाउट अ डायरेक्टली कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन इट टेक द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि हमारे पास एट द एंड हमारे पास वो फ्यूचर कैश फ्लोज निकल कर आएँ जिससे हम ये फैसला कर सकें कि आया हमने उस प्रोजेक्ट को लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, और जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होते हैं ना वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम चीज़ होती है। इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो इस चीज़ का डिफरेंस आता है कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि हम प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन तो करते हैं, लेकिन हम उसमें साथ साथ ये भी बता रहे होते हैं कि जो ऑल चेंजेस इन द फर्म फ्यूचर कैश फ्लो डैट आर डायरेक्टली कंसिक्वेंसेस टू टेकिंग द प्रोजेक्ट, कि हमारे जो फ्यूचर के अंदर, ठीक है, यानी कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और हमने वो प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे, आया वो हमारे बेनिफिशियल होंगे कि बेनिफिशियल नहीं होंगे, हमें वो फ़ायदेमंद होंगे कि नहीं होंगे। फ़ायदेमंद से क्या मुराद, यानी कि हम वो प्रॉफिट जनरेट करके देंगे कि नहीं करके देंगे। जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या मैंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ठीक है, वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो मुझे एट दी एंड वो मुझे कुछ रिटर्न देगी या नहीं देगी। ठीक है, हम इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ये दरअसल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा और मैं भी आपको 2-3 नंबर के अंदर इसको देखने के लिए मिल जाए या एमसीक्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी वाली चीज़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं साथ साथ आपको बताई जाऊँगा। अच्छा जी, अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कहता है कि इट सीम ईजी इनफ टू डिसाइड वेदर आर कैश फ्लो इज़ इंक्रीमेंटल और नॉट। ठीक है, इवन सो दे आर situations where
मिस्टेक आर इजी टू मेक। ओके। अच्छा जी, अब आपने ना ये जो है ना 4 5 6 कैश फ्लो से आपने याद रखने, जैसे संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, साइड इफेक्ट्स, नेट वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड अदर इश्यूज। ठीक है, ये जो 4 5 है ना, इनके आपने ना नाम लाजमन याद रखते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि 3 नंबर के अंदर कि कौन कौन से इन लिस्ट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस। ठीक है, इस तरह से करके तो आप उसको ये नाम लिख के बता दोगे कि 4 5 नाम सिर्फ उसको लिख के बताओगे तो वो आपको 3 मार्क्स देगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसा सवाल वैसे ही जवाब आप लोगों ने देना है। ऐसा नहीं कि उसने पॉइंट्स पूछे हैं, इन लिस्ट की बात की तो आप संक कॉस्ट लिखो, नीचे डेफिनेशन लिखना शुरू कर दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखो, नीचे डेफिनेशन लिखना शुरू कर दो। ऐसी हरकतें नहीं करनी। ठीक है, आपने टाइम को बचाना है, टाइम को अपने यूटिलाइज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि संक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, देखिए जी, जो संक कॉस्ट होती है ना, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपकी नॉट रिकवरेबल कॉस्ट होती है। ठीक है, नॉट रिकवरेबल कॉस्ट को आप कहते हैं संक कॉस्ट। इसने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, कहता है कि अ कंसल्टेंट फ़ी फॉर एवेल्यूएटिंग द ओपिनियन ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंसल्टेंट है, आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना चाह रहे हो, और ज़ाहिर सी बात है कंसल्टेंट एक एक्सपीरियंस्ड है और वो अपना टाइम आपको दे रहा है, तो उस टाइम की कुछ ना कुछ पेमेंट आपसे लेगा। ठीक है, वो अपनी आपको ओपिनियन इसमें देगा, लेकिन एट द एंड आप पे डिपेंड करता है आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हो कि नहीं करते। लेकिन जो कंसल्टेंट को आप फी पे करोगे, दैट इज़ कॉल्ड संक कॉस्ट। ठीक है, वो रिकवरेबल कॉस्ट नहीं है, आप उससे वापस नहीं उस कॉस्ट को ले सकते कि ये कह के कि मैंने आया ये प्रोजेक्ट जो था या ये जो प्रोडक्ट थी इसके अंदर मैंने इसको लॉन्च नहीं किया, तो आप मुझे मेरी फ़ीस वापस कर दो। अच्छा, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट होती है, ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास कॉस्ट होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, कहते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव दैट इज़ गिवन अप इफ़ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज़ अंडरटेक। ठीक है, इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सेकंड नेम होता है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ये भी आपने याद रखना है कि अगर एमसीक्यूज़ में वो पूछ ले कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अच्छा, वो अब एक एग्जांपल देते, कहते हैं ऑप्शन ऑफ सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एट मार्केट रेट इंस्टेंट ऑफ स्टैब्लिश अ स्कूल अपॉन इट। ठीक है, आपने एक पीस ऑफ लैंड ख़रीदा, ठीक है, कुछ साल पहले, और एट द मार्केट रेट पर इंस्टेंट एस्टेब्लिशिंग अ प्राइस अपॉन इट। ठीक, अब आप चाहते हैं कि आप उस पर एक स्कूल बना लें। ठीक है, पीस ख़रीदा, वो खाली ज़मीन थी, अब जब उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्कूल बनाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचें, एक ज़मीन है, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, रेट उसका बढ़ता रहा, जो भी था कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ उसका रेट बढ़ रहा था कि आप उसको सेल आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर स्कूल बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और स्कूल बनाएं, ठीक है, लेकिन और स्कूल से आप उसका आउटकम्स देखें, आउटकम्स से आउटकम आप आउटफ्लो देखें, इनफ्लो देखें आप इनकम का। ठीक है, एक आउटफ्लो आपका जाएगा, आउटफ्लो क्या जाएगा, आपने स्कूल को स्टैब्लिश किया। ठीक है, कि आपके फर्म ने स्कूल को स्टैब्लिश किया, उस पर इन्वेस्टमेंट किए, पैसा फर्म में से निकला है, इस चीज़ को समझे, पैसा फर्म में से निकला है। ठीक है, और जब आपका स्कूल बन जाएगा, ठीक है, एट द एंड क्या होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा, उससे क्या होगा कि आपके जो फर्म है उसके शेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन द मार्केट। ठीक है, लोग कहेंगे कि यार ये एक फेमस फर्म है का स्कूल है, तो इसके जो शेयर्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग से मतलब कि ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका स्कूल या आपका जो बिज़नेस है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा होगा। ओके, अच्छा जी, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर अ प्रोजेक्ट टू हैव साइड अ पिल ओवर इफेक्ट बोथ गुड एंड बैड। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके दोनों एक्सपेक्ट्स होंगे, या तो वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा। अच्छा बुरा समझना यानी कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नॉन प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ अ न्यू कार बाय अ सर्टेन कंपनी माइट कम एट अ एक्सपेंस ऑफ द अदर कार द सेम कंपनी। ठीक है, अब देखें, वो कहते हैं कि अब
इसके मैं और आसान से आपको अच्छे से या आसान तरीके से समझाऊँ तो देखें, आपके पास एक कार है, ठीक है। अब आपके पास एक कार है, अब आप एक कार बनाते हो, उस पर आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस निकलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आ गया, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू आप कुछ और रखते हो। मेरी बात समझो, एक्सपेंस आया, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू रखी है मार्केट के अंदर, लेकिन आप ही की कंपनी एक और कार बनाती है कि जिसकी प्राइस आपके टोटल एक्सपेंस के बराबर होती है, समझ रहे हो, जिसकी प्राइस आपके टोटल एक्सपेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो वो एक आपका साइड इफ़ेक्ट है, उसने बताया कि वो आपका एक साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप चाहते तो दूसरी कार भी आप उसके इक्विवेलेंट प्राइस में बना सकते थे, लेकिन आपने वो कार इस तरह से बनाई कि जो उसका टोटल एक्सपेंस है ज़्यादा आपने उसकी प्राइस रखी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कंपनी ने एक्सपेंस तो अपने रिकवर करने ही है ना, जितना उसने खर्चा करना है उससे ज़्यादा वो प्राइस रखेगा तो उसके एक्सपेंस रिकवर होंगे। अगर वो उसके इक्विवेलेंट रख देगा प्राइस उसी कार की, ठीक है, तो उसके पास ज़ीरो प्रॉफिट है, वो बेसिकली कह लो कि लॉस के अंदर जा रही है वहाँ पे। या आप उसे एक स्टेज पे जाके कह सकते हो कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे होगी, लेकिन वो ब्रेक इवन दूसरी चीज़ सेंस में चला जाता है। पहले वो फर्म बढ़ रही होती, फिर उसकी सेल कम होती है, फिर वो एक ऐसे पॉइंट्स पे पहुँच जाती है जहाँ पे उसको प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा होता। वो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आई थिंक सो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आप लॉस में जाओगे, कि जितने पैसे उतने ही आपके पास वापस आ रहे हैं। तो दूसरी गाड़ी आपने बनाई, वो प्रॉफिटेबली आपकी सेल हो रही है, लेकिन वो दूसरी कार के एक्सपेंस के इक्विवेलेंट है। अच्छा जी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इरोजन एंड पेरिसी और कैनिबलिज्म। ओके, ठीक है, ये उसने 3 नाम बता देंगे इस फिनोमिना का। ये नाम है, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पेपर में भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने वैसे आपको बताया, बस इसको याद रख लेना, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल, आप सबको पता है कि जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या होता है, टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। इस चीज़ का नॉलेज है। और नेट करंट वर्किंग कैपिटल किससे ज़रूरत होता है, कि क्या ज़रूरत होती है, क्यों हमें रिक्वायर्ड होता है, कि कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट लेनी हो, ठीक है, या कोई भी हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल हमें सपोर्ट करता है उस इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, ठीक है। फाइनेंसिंग कॉस्ट जो होती है, बेसिकली ये कॉस्ट नहीं होती, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर तमाम कैश फ्लोज को देखा जाता है, उनको मद्देनज़र किया जाता है, उनका एनालिसिस, उनको एवेलुएट किया जाता है, और देन डिसाइड किया जाता है कि आया कि हमने इन द फ्यूचर ये जो भी पर्टिकुलर आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने अवेल करना है कि नहीं करना, ठीक है। अदर इश्यूज़ के अंदर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो क्या कहते हैं कि परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट फर्दर ईयर्स ऑपरेशन इन अ समराइज फॉर्मेट टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट वी नीड एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटी लाइक। अच्छा, अब ये जो 2-4 चीज़ें हैं ना, ये आपने याद रखनी है, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाएंगी कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए हमें किन क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। या तो वो चारों 3 दे के कहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, या तो वो इसमें एक रखेगा और दो रखेगा, या एक रखेगा, ठीक है, बाकी गायब कर देगा, या तो वो इसमें एक ऐसी डाल देगा कि जो वो कहेगा कि इसमें से नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्ट के अंदर वो बात करेगा, एक्सपेक्ट में, ठीक है। तो आपने उसको मद्देनज़र रखना है। यूनिट सेल्स आपको चाहिए होती हैं, सेलिंग प्राइस विद यूनिट पर यूनिट, ठीक है। यूनिट सेल से मुराद के एक चीज़ की जो आपकी सेल हो रही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो आपने एक आइटम है जो सेल कर रहे हो उसकी प्राइस क्या थी, उसकी सिर्फ प्राइस क्या थी, टोटल की नहीं, सिर्फ उसकी प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होनी चाहिए, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। अब कहते हैं कि सपोज करें कि वी वांट टू प्रिपेयर आवर सेट ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर एनडी इंटरप्राइजेस। इन ऑर्डर टू डू सो वी मस्ट हैव सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन केस ऑफ अज्यूम, ठीक है। उसने कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है, अब वो क्या हम देख लेते हैं। कहता है कि सेल्स ऑफ 10,000 यूनिट्स पर ईयर एट द रेट 5 पर यूनिट, ठीक है। 10,000 हैं प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो कि आप सेल कर रहे हैं
एक ही प्रोडक्ट के 10,000 पीसेज हैं और उसकी पर पीस की क्या प्राइस है, $5, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज़ $3, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 5,000 पर ईयर। प्रोजेक्ट हैज़ नो सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, यानी कि एट दी एंड आपके पास कुछ भी ऐसा एसेट्स वगैरह नहीं बिके जिसको आप बेच सकते हैं, कुछ ज़ीरो सैल्वेज वैल्यू आपकी, ठीक है। और प्रोजेक्ट लाइफ क्या है, 3 ईयर्स की है। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, 21,000, डेप्रिसिएशन 7,000 पर ईयर। इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल इज़ 10,000, द फर्म रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ 20 एंड द टैक्स रेट इज़ 34%। अच्छा जी, अब ये है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद इसने बैलेंस शीट आपको बताई हुई है। अच्छा जी, ठीक है। अब देखिए जी आपका परफॉर्मा बनेगा कैसे, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे ये अभी तक 1 से 2 दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। 1 से 2 दफ़ा पेपर्स में आ चुके हैं, पिछले साल नहीं आया, उससे पिछले साल भी नहीं आया। ये तकरीबन 2015-16 के दरमियान ये पेपर में क्वेश्चन आया था, जिसमें उसने आपको एक डाटा दिया था। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं उसने दी थी। आसान से मतलब कि सेल्स इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी, फिक्स प्रॉफिट इतना होगा, डेप्रिसिएशन इसकी इतनी है और टैक्स उसका इतना है, ठीक है। टोटल नेट आपने फाइंड करना है, सही है। इस तरह से उसने ना क्वेश्चन आपको दिया हुआ था पेपर्स के अंदर ना, ठीक है। लेकिन कुछ सालों में ये क्वेश्चन नहीं आया, ये बहुत कम चांस होता है कि ये सवाल आ जाए, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन रखनी कि अगर हमने 3 नंबर में पूछ ले तो तब भी हम ये कर सके, अगर 5 नंबर में पूछे तब भी कर सके। लेकिन लास्ट टाइम जब भी ये आया था, ये 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अच्छा देखिए जी, सेल्स उसने बताइए 10,000 यूनिट है और 5 पर यूनिट की प्राइस है, ठीक है। जब आप 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 3,000 पर यूनिट। तो 10,000 पर यूनिट्स आपकी पर ईयर थी, तो 3 को आप 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपने एक सीक्वेंस में याद रखनी है चीज़ें। पहले सेल्स आएंगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट आएगी, वो माइनस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे। फिक्स कॉस्ट 5,000 थी, ठीक है। फिर साथ हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, डेप्रिसिएशन ऐड करने पर टोटल को 20,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000 किया तो 8,000 आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपनी टैक्स की जो अमाउंट है 8,000 को मल्टीप्लाई किया 34% के साथ, तो 2,720 आ गया। तो 8,000 में से 2,720 को हमने लेस किया तो नेट इनकम हमारे पास आ गई 5,280 की। ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर एट द एंड हम एनालाइज़ करते हैं कि आया कि हमारे पास नेट इनकम मौजूद है, ठीक है, कि हम इस प्रोजेक्ट को इन द फ्यूचर अवेल कर लें कि ना करें, ठीक है। क्योंकि कैपिटल बजटिंग बेसिकली बेस ही आपकी इस पर करती है कि आपने इन द फ्यूचर में आपने अपने अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जी, जो आपका प्रोजेक्ट है आप वो उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। एट द एंड जब आप इस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं तो यही आपके पास कैश फ्लोज आते हैं बन के, जिनको आप एनपीवी, पे बैक पीरियड वगैरह के साथ आप उनको कैलकुलेट करते हैं और फिर एंड पे आप उसको कह सकते हैं कि हाँ जी भाई अब हम ये प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे क्योंकि हमें एंड पे प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये आपके बेसिकल कैश फ्लोज हैं, इसकी आप कह लेंगे कैलकुलेशंस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। अच्छा जी, अच्छा अब उस नेटवर्किंग कैपिटल इनिशियल ईयर में उसमें बताया 10,000 था, थर्ड ईयर में 10,000 है। नेट फिक्स्ड एसेट पहले साल में 21,000 था, दूसरे साल में 14,000, तीसरे साल में 7,000, ठीक है। और उसमें से उसको उसने प्लस कर दिया है, ठीक है। तो 31,000, 24,000, 17,000 एंड 10,000 आएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपने याद रखना है, अगर वो आप पूछेगा तो बैलेंस शीट नहीं आपने बनानी, सिर्फ नेट इनकम उसको निकाल के देनी और आपका काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस क्या होते हैं। प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस ये बहुत सारा आपको इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स बन कर आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। उसमें वो खुद मुंह से पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्या है, वो आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो क्या है, जिसमें उसने आपको प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी दिया होगा, प्रोजेक्टेड चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल भी दिया होगा और प्रोजेक्ट कैपिटल स्पेंडिंग भी उसने आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, प्रोजेक्ट चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल माइनस प्रोजेक्ट कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको दी हुई होंगी, ठीक है। और तीनों चीज़ों को आपने
माइनस करके, ठीक है, आपके पास ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो निकाल आएगा। ठीक है, अब देख लें ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके पास कैसे आएगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। पासबुक का तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि टैक्सेस इसमें रिमूव होंगे। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन आपके पास आएगा। ठीक है, खाली वो आपने 2 का लगा के आपने निकाल देना है। बेशक का फार्मूला अपनी तरफ से पूरा लगाए, माइनस टैक्सेस नहीं है तो -0 कर दें उसको। ठीक है, माइनस कैपिटल प्रोजेक्ट कैपिटल स्पेंडिंग नहीं है तो आप उसकी तरफ माइनस के बाद 0 लगा दें। अव्वल तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस तरह से आपका फार्मूला कंप्लीट ही नहीं होता। आप वो जो पर्टिकुलर आप चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हो, जब तक आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हाउ कैन यू डू टू फाइंड आउट। ओके, सो ये आपके पास पूरा देगा आपको। ठीक है, OCF ऑपरेटिंग कैश फ्लो, OCF का ये वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, बात लाजमी नहीं कि आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही क्या है, ये सिंपल ये भी कहता है OCF, तो आप उस वक्त ये सोचने में बैठ जाना यार ये OCF क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही को हम OCF कहते हैं। अब देखो हमने ऊपर वही चीज़ पढ़ी ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। ठीक है, ये आपको शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है, OCF ये पूछता है शॉर्ट के अंदर। मैं ये नहीं, ये MCQs में भी आ सकता है, लेकिन MCQs में इसका कम चांसेस है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका ज़्यादा चांस है आपका। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। ठीक है, कैश फ्लो आपके पास निकल आएगा। अच्छा, इसमें उसने फिर कैपिटल बजटिंग एवेल्यूएशन दी है NPV के लिहाज से और उसने पे बैक पीरियड के लिहाज से दी हुई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परफॉर्मा में जाके ये NPV वगैरह को नहीं छेड़ता। ठीक है ना, हमें इसकी ज़रूरत है एवेल्यूएशन के ऊपर जाने की। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वही चैप्टर है और वही चीज़ सारी स्टार्ट हुई। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई टैक्स शील्ड अप्रोच। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, टैक्स शील्ड अप्रोच। ठीक है, यह एक ऐसा कह लो कि क्वेश्चन है कि ये आपको शॉर्ट में भी लाजमन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। अगर शॉर्ट में ना आए तो MCQs में लाजमन मिलेगा। कोशिश करें कि घर से जाएं तो दुआ करते जाएं कि जो इस तरह के क्वेश्चन है ये आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिले, ऑब्जेक्टिव में ना मिले। ठीक है, उसका एक रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव में जब भी सवाल आते हैं ना तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपका टाइम ले जाते हैं। एग्जामिनर ने तो 1 मिनट अपनी तरफ से दिया, आप उसको छोड़े, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि ये आपका क्या लेंगे, टाइम काफ़ी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टैक्स शील्ड अप्रोच दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच। ठीक है, तो टैक्स शील्ड अप्रोच हमारे पास क्या आती है, कहता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स। ठीक है, जो कैपिटल टी है उसने बताया ये कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टैक्स, ये आपने याद रखना है। सेल माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टी। ये आपके क्विज़ेस के अंदर भी ये टैक्स शील्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सेल्स आपके पास 50,000 माइनस 35,000 की इसकी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी आपके पास 34% था, तो जब 1 में से टी को माइनस करेंगे तो आपके पास 0.66 आ जाएगा, प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.34। ठीक है, ये आपके पास टैक्स शील्ड अप्रोच आ जाएगी। सही है, नेक्स्ट आपके पास आता है अ क्लोजर लुक ऑन नेट वर्किंग कैपिटल सेल्स कॉस्ट। अच्छा जी, इसमें जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है टोटल कैश फ्लो। टोटल कैश फ्लो आपने कैसे फाइंड आउट करने, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल स्पेंडिंग। अब देखें टोटल कैश फ्लोस क्या हैं, हमने प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस माइनस चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल एंड माइनस चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग। लेकिन इसके अंदर हमने क्या पढ़ रहा है कि चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल और माइनस कैपिटल स्पेंडिंग है, नॉट चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है, तो टोटल कैश फ्लो आपके पास ये आएगा फार्मूला। अच्छा, एक काफ़ी ना स्टूडेंट्स ना एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली फार्मूला एक पढ़ा हुआ होता है कि टोटल कैश फ्लो इज़ इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब वो कहते हैं यार यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी, हमने तो 2 वैल्यूज़ पढ़ी थी, अब ये 3 कहाँ से आ गई। ठीक है, वो उसमें ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके 2 फार्मूलाज हैं टोटल कैश फ्लोज के, जहाँ पे वो इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करेगा वहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ देगा, आपको इजीली
पता लग जाएगा कि कौन सी इनफ्लो हो रही स्टेटमेंट और कौन सी आउटफ्लो में जा रही है। लेकिन जब वो इस तरह की देगा तो उसके अंदर आपने याद रखना है कि जहाँ पे 3 वैल्यूज़ हो तो आपने इसको याद रखना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैश चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसने इसी को सॉल्व किया हुआ है और कहते कि वी हैड सेल्स 5000 वाइल अकाउंट रिसीवेबल रोज ऑफ $30 ओवर द ईयर, सो कैश फ्लो इज़ 5000 माइनस 30 470। अच्छा 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 अच्छा। अब ना एक और इसमें चीज़ है, एक और चीज़ आपने ना इसमें ना ज़रा नोट करनी है, जो मैं आपको अभी नोट करवाऊँगा। अच्छा, अब इसने स्टेटमेंट क्या दी है, कहते हैं कि वी हैड सेल्स ऑफ 500 की हमारे पास सेल्स कर चुके हैं, वाइल अकाउंट रिसीवेबल 30 ओवर द ईयर $30 यानी कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे कितने हैं $30 की हैं। ठीक है, सो कैश इनफ्लो इज़ 500 माइनस 30 इक्वल टू 470। ठीक है, सेल्स हम कर चुके हैं, 500 माइनस हम 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश इनफ्लो आएगा। ओके, and while we show cost of 330 on our income statement, but account payable increased by $55 during the year, so that cash cost for the year are $310 minus 55 is equal to $255। कैश इनफ्लो लेस कैश आउटफ्लो। ठीक है, मैच और प्रीवियस रिजल्ट। ओके, ठीक है। अब देखो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लोस। ठीक है, अब हमने कैश फ्लो की हमने बात की है, पीछे जो मैंने बात की थी वो टोटल कैश फ्लो की थी, अब यहाँ पे हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आप कह सकते हैं कैश फ्लो फाइंड आउट करें। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, ये MCQs में नहीं आता, ये आपका आएगा तो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये नहीं समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आ सकता है। जो इस चैप्टर में से ना कह लो कि कुछ भी आपको ना एक क्वेश्चन आपको आपके शॉर्ट में देखने को मिलेगा ज़रूर। हो सकता है 2 भी मिल जाए, लेकिन 2 तो बहुत मुश्किल है, एक तो लाजमन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, डैम श्योर। ठीक है, तो आपने इसको ना फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ना, कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो है, माइनस कैश आउटफ्लो है। ठीक है, अगर ये MCQs में देगा तो सिंपल आपको एक कैश इनफ्लो की वैल्यू देगा, एक कैश आउटफ्लो की देगा, और सिंपल आपने उसको माइनस करके आपने अपना कैश फ्लो निकाल लेना है। लेकिन अगर वो उसके अंदर इस तरह की स्टेटमेंट बयान कर रहा है कि उसके अंदर आपके पास कह लो कि आपकी सेल्स इतनी हो चुकी हैं, आपके रिसीवेबल इतने हैं, पेएबल इतने हैं, ठीक है, इस तरह से आपके वैल्यूज दे रहे, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई ये फार्मूला लगना है। कैश इनफ्लो के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया था कि हमने ऊपर से हमने पढ़ा ना, उसमें बताया कि जो हम सेल्स कर चुके हैं वो 500 की है और जो हमारे पास रिसीवेबल्स हैं वो 30 के हैं। तो 500 माइनस 30 याद रखना है। सेल्स और जो रिसीवेबल होंगे ये आपके इनफ्लो में आएंगे। सेल्स, क्योंकि आप सेल्स की आपके पास पैसा आया है, रिसीवेबल से भी आपके पास पैसा आना है। ठीक है, ये आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ से याद रखना है आपने। ठीक है, सेल्स माइनस रिसीवेबल्स आपके पास आएंगे क्या, कैश इनफ्लोस। ठीक है, और कैश आउटफ्लोस में क्या आएंगे, अकाउंट पेएबल्स। ठीक है, और जो कॉस्ट है आपकी, एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट लगी है कोई, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी आपने कॉस्ट लगाई है, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने बाय की है या कोई रॉ मटेरियल बाय किया है, ठीक है, तो आपके पास से कॉस्ट गई है वो आपके, ठीक है, तो वो आपकी कॉस्ट में आएगी। और वो अकाउंट पेएबल हो सकता है, आपने वो कॉस्ट जो चीज़ बाय की हो वो क्रेडिट बेसिस पे की हो, तो वो आपके पास अकाउंट पेएबल के अंदर आएंगी। ठीक है, तो वो आपके पास आएगी जैसे 310 माइनस 55। ओके, अब आपने क्या किया इसको, अब इसने यहाँ पे क्या किया कि उसने OCF ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा माइनस चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल में, अब इसने यहाँ क्या किया कि इसने 500 माइनस 310 लिया। ठीक है, यानी कि उसने सेल्स माइनस कॉस्ट, देखें OCF का हमने फाइनल ऊपर क्या पढ़ा था, सेल्स माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या पढ़ा था, चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल। ठीक है, माइनस क्या पढ़ा था, कैपिटल चेंज।
अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ OCF का फार्मूला माइनस चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल इतने ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल 30 माइनस 55 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस और ये 215 आपके पास आ गया। अब ये पेंसिल की एग्जांपल से ना आपको ये चीज़ ना मज़ीद अच्छे से ना क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कहते कि फॉर द ईयर जस्ट कंप्लीटेड सेल वर $998 एंड कॉस्ट 734, ठीक है। सेल्स आपको पता लगी, कॉस्ट पता लगी। फॉलोइंग एट आर द बिगनिंग एंड द एंडिंग पेंसिल्स एंडिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसी तरह से आ जाता है, लेकिन वैल्यूज़ का हम चेंज करता है वो उसकी, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल उसने 100 दिए, बिगनिंग और एंडिंग पे ये, इन्वेंट्री इस तरह से दिए, पेएबल ये दिए, नेटवर्किंग कैपिटल भी आपको उसने दे दिया है। हो सकता है अगर वो ना दे तो आपने इसको सम अप कर लेना है, तो ये आपके पास नेटवर्किंग कैपिटल होगा, लेकिन वो देगा, ठीक है। वर आर से 998 बट द रिसीवेबल्स, हमारे रिसीवेबल्स कितने हैं उसने बताया, बिगनिंग ऑफ द ईयर 100 है, ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर 10 है, ठीक है। तो कहता है सो कैश रेवेन्यू वर $999 में से जब हम माइनस करेंगे 10 तो इक्वल टू $988, ठीक है। देखिए ना, अब 10 हमने क्यों माइनस किया, बिगनिंग ईयर में हमारे पास 100 थी, एंड ऑफ द ईयर 110 थी, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि हमारी अमाउंट कितनी बढ़ी है, 10 रुपीज़ की बढ़ी, तो वो हमने 10 माइनस की है, ठीक है। इसी तरह 734 और वहाँ पे हमारे पास 20 की है, ठीक है। इन्वेंट्री है, सॉरी 20 की इन्वेंट्री है, एंड अकाउंट पेएबल हमारे पास 30 है। तो हमने क्या किया कि 734 माइनस 20 प्लस 30 किया तो 744, तो नेट कैश फ्लो आपके पास क्या हुआ, 998 माइनस 744 इज इक्वल टू 244, दैट इज सिंपल, ठीक है। आगे मॉडिफाइड ACRS depreciation, कहते हैं the basic idea is that every asset is assigned to a particular class, the class establish asset life for tax purpose। ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन रखना है कि जो हम क्लास स्टैब्लिश करते हैं एसेट लाइफ की, किस लिए करते हैं, कि टैक्स पर्पज़ के लिए करते हैं, ठीक है, कि हमें पता हो कि इस क्लास के एसेट्स की पर इतना टैक्स लगेगा। ओके, 7 है वी कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर बाई मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ एसेट बाई फिक्स परसेंटेज, ठीक है। मार्ट्स प्रॉपर्टी क्लासेस है, ये आपने बस याद रखना है। ये जो 3 है ना, इक्विपमेंट यूज इन रिसर्च 3 years, ऑटो कंप्यूटर 5 years एंड मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट 7 years, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी, ये आपसे तीन MCQs में पूछे जाएंगे, MCQs में भी पूछे गए हैं, एनुअल में भी आपसे पूछ लेगा ये। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है कि इसके जो मेथड है ना, वो ये है कि आपके पास वो अगर क्वेश्चन देगा, ठीक है, जैसे वो कहता है एंडिंग बुक वैल्यू फाइंड आउट करें, अव्वल तो इस तरह का क्वेश्चन बुक में पेपर में देता नहीं है। ये क्वेश्चन ना पास पेपर्स में इसमें से आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें से ना पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पास पेपर में बहुत पुराने पास पेपर्स में आया हुआ है, लेटेस्ट जो पास पेपर्स थे उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ठीक है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि देखो यार, टाइम को अगर हम मैनेजमेंट करें तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, समझ रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको टैक्स भी देगा, सेल्स भी देगा, डेप्रिसिएशन भी देगा, वेरिएबल कॉस्ट भी देगा, फलानी भी देगा, धमकानी भी देगा, सब कुछ वो आपको देगा, ठीक है। फिर जाके आप इसके एक डेप्रिसिएशन प्रॉपर निकलती है, और वो डेप्रिसिएशन का जो सोल्यूशन है वो एक छोटा सोल्यूशन नहीं होता, वो बहुत बड़ा सोल्यूशन निकलता है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट इसमें करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, बस डेप्रिसिएशन का बेसिक चीज़ें आप याद रखो, ठीक है। और एक जो इसका मेथड है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का, ठीक है, वो याद रखो, क्योंकि वो बहुत इजी आता है। वो आपसे वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो 2-3 वैल्यू दे और शॉर्ट में पूछ ले कि इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालो, ठीक है, तो वो ईजी है। जैसे वो कहता है 25,000 है, लेट्स सपोज 25,000 है, ठीक है, 5 years के लिए डेप्रिसिएशन है, और सबकी वो कहता है कि 25,000 की, 40,000 की, 60,000 की डेप्रिसिएशन लगाओ स्ट्रेट लाइन मेथड से, जबकि डेप्रिसिएशन के ईयर कब तक है, 5 years तक है। तो तुम क्या करोगे, 25,000 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, इक्वल जो आंसर आएगा वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। इस तरह 40,000 डिवाइडेड बाई
5 कर दोगे, जो इक्वल पे आंसर आएगा वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी। 60,000 डिवाइड बाई 5 कर दोगे, जो इक्वल पे आंसर आएगा वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, इस तरह के भी सवाल वो अक्सर पेपर में पूछ लिया करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा इस तरह का कोई सवाल आया हो, लेकिन पूछ लिया करती। हो सकता है आ जाए किसी को या आया हो किसी को। ठीक है, तो इसमें ना बस ये चीज़ देख लेना। और ये देख लो ना, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हैं ये। तो इतना तो आपके पास पेपर में टाइम ही नहीं हो ना, तो ये कैलकुलेशंस आएंगी कहाँ से। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता। इस चैप्टर को आप बस नॉर्मल रखें। रिटर्न्स की बात करते हैं। रिटर्न्स बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो कि मेरे दिल के भी बहुत पास है, और इतना आसान टॉपिक है, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा यार, एक ना क्वेश्चन इस तरह से आता है, मैं बताता हूँ। वो आपको एक बिगनिंग वैल्यू देगा, प्राइस देगा। ठीक है, एक वो आपको मार्केट प्राइस देगा, एक वो आपको डेप्रिसिएशन देगा। ठीक है, एक वो आपको टैक्स भी देगा। ठीक है, अब ना वो लफ्ज़ यूज़ करेगा कैलकुलेट, और नीचे 3 पॉइंट्स देगा। ठीक है, कि कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू, मतलब कोई भी लगा के देगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहेगा कि इनमें से कौन सी प्रेफरेबल होगी, इस तरह से। फिर एक और ना वो इस तरह से कुछ छोटा सवाल करेगा। यार मेरी एक बात गौर से सुनो, देखो कैलकुलेट का मकसद सिंपल यही नहीं होता कि आपने कैलकुलेशन करके देनी है। बाजू का क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी कैलकुलेट में कर दी है उसे, यानी कि 3 स्टेप्स हैं ना। तो पहले स्टेप में आपने कैलकुलेशन कर दी है, दूसरे स्टेप में सिर्फ आपने उस फिगर को लिखना है और बताना है कि हाँ भाई इस सूरत में हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इस सूरत में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, यार अब मैं इसको कैसे मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊँ। भाई आप ऑलरेडी इसको पहले स्टेप में कर चुके हो, लेकिन सेकंड स्टेप में सिर्फ आपने उसको बताना है, इंग्लिश में लिख के बताना है। और उस फिगर को, जैसे ₹50,000 मैं कहता हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख दो उसको, 50,000 को इस वजह से मैं एक्सेप्ट करूँ यहाँ पे। सही है, तो बाजू का स्टूडेंट जो होता है वो कैलकुलेट का वर्ड सुनते वो इतना हैरान परेशान होते, यार ये तो मैं कर लूँगा पहला, दूसरे पॉइंट कैसे कैलकुलेट करूँगा, तीसरा कैसे कैलकुलेट। ओ भाई कैलकुलेट क्यों करना है, वो आपसे पूछ रहा है, उसको बताओ, इंग्लिश में बताओ, लिख के बताओ उसको बस कि भाई ये वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की, उसमें से वैल्यू निकालो, उसको बताओ ये वैल्यू है और इसी की वजह से हम इसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। इस चीज़ को ना माइंड में रखा। अच्छा, अब आगे ये रिटर्न्स वाला चैप्टर कहता है कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ टू असेस द वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि उसने असेस करना होता है कि वैल्यू ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ये इसके लिए मैंने अंडरलाइन किया कि आपका MCQs बन सकता है, और इस बार क्विज़ेस में भी ना कई जो फाइल्स हैं उसके अंदर मैंने देखा कि ये वाला MCQs आया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद है वो कहता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। इफ़ यू बाय एन एसेट ऑफ एन शॉर्ट यू गेन और लॉस। ठीक है, कोई भी आप एसेट बाय करोगे या तो उस पर आपको एट दी एंड फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो में से एक चीज़ होगी आपको। फ्रॉम डैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न वर्ड से जाहिर हो रहा है ना कि हमें एट दी एंड या ऑन द फ्यूचर हमें उस पर क्या होगा, मुनाफा होगा या नुकसान होगा। अच्छा, अब जो रिटर्न है ना, इसके नॉर्मली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने याद रखनी है, MCQ में पूछ सकता है। रिटर्न के नॉर्मली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इनकम अर्नड। इनकम अर्नड यानी कि जो आपने कमाया है। ठीक है, जो ब्रैकेट में डिविडेंड है ना, इसको भी भूल दो, मैं बाद में बताऊँगा ये क्या चीज़ है। और दूसरा होता है कैपिटल गेन। गेन क्या मतलब, जो आपको मुनाफा हुआ है। इनकम अर्न जो आपने कमाया है, कैपिटल गेन जो आपको उसके पर मुनाफा हुआ है। 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली डॉलर रिटर्न आर द सम ऑफ द कैश रिसीव्ड एंड द चेंज इन डॉलर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ये इसी की डेफिनेशन ने की हुई है, इसको देख लेना, इसको ध्यान में रखना। बाजू को ये डेफिनेशन दे सकता है तो आपको ना आपने बताना होगा ये रिटर्न ऑन एसेट्स की है। अच्छा,
अब मैं यहाँ से तुम लोगों को समझाता हूँ, कैलकुलेशन तुम खुद ही कर लोगे। अब इस डायग्राम को देखो, एक जगह लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टाइम है 0। एक जगह लिखा है एंडिंग मार्केट वैल्यू, टाइम है 1, और उसके ऊपर लिखा है डिविडेंड्स। होपफुली काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये देखकर समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात करने लगा हूँ। फर्ज करो तुम्हारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 रुपये, 0 टाइम में। तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तुमने इन्वेस्ट करती है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करती है। 1 साल बाद वो 10 रुपये तुम्हारे हो जाते हैं 20 रुपये। 20 रुपये हो गए। हमने कहा कि भाई हमारे वो 10 रुपये क्या हो गए, 20 रुपये हो गए, तुम्हें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और हमें इस चीज़ का नॉलेज है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं देना। लेकिन हम इसमें सपोज करते हैं उसने डिविडेंड देना है, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट होगा उसमें से वो कुछ ना कुछ परसेंटेज डिविडेंड में देंगे, ठीक है। बस ये कहानी है। यानी कि मैं कहता हूँ कि 2 रुपये डिविडेंड में दिए, सही है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या करोगे, दो तरह से कैलकुलेशन कर लो, होती हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक होता है तुम कहोगे 10 रुपये जमा 20 रुपये इक्वल कितने हो गए, 30 रुपये के हो गए। 30 रुपये के हो गए, जमा 2 रुपये डाल दो जो डिविडेंड तुमने पे करना है, टोटल 32 रुपये। ये तुम्हारा आंसर है। एक तरीका ये है, पहले डिविडेंड लिख लो, प्लस ब्रैकेट खोलो, उसमें लिखो, क्या लिखोगे, उसमें लिखो मार्केट प्राइस, जो ज़्यादा प्राइस है उसमें प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे, उसमें प्लस करोगे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसको प्लस बंद कर दो, टोटल तुम्हारे पास कहेंगे 32 रुपये। ये इसकी कैलकुलेशन है और यही रिटर्न है सारा कुछ। अच्छा जी, इसमें सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। मतलब कि माइनस करेंगे मार्केट प्राइस माइनस हम करेंगे इनिशियल प्राइस। अब सही हो गया, समझ आ गई ना, ठीक है, गुड। अच्छा जी, परसेंटेज में आ जाओ। ये जो चीज़ है ना, डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड, टोटल परसेंटेज रिटर्न, इसमें से पेपर में वो यही पूछता है, सबको सवाल आएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जिसको ये सवाल ना आए। ये वो सवाल है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के नसीबों में लिख दिया गया है कि ये सबको आएगा वो सवाल ये वाला। अच्छा, अब देखो ना, इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ऊपर मैंने अंडरलाइन किया कि योर रिटर्न डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर एक्चुअली इन्वेस्ट, ठीक है। उस पर डिपेंड नहीं करता आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका रिटर्न हो सकता है लॉस हो जाए, फिर क्या करोगे, ये बात है। अच्छा, ये परसेंटेज में हम ना इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ना देखो, जो समझाने वाली बात है वो समझो। उसने कहा डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर बिगिनिंग प्राइस। हमने कहा ओके, मुश्किल नहीं कोई। कैपिटल गेन यील्ड उसने कहा कि एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस। हमने कहा ओके, हमने कोई मुश्किल ही नहीं है। टोटल परसेंटेज रिटर्न हमने देखा, हमने कहा डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। हमने कहा ओके, ये तो बहुत आसान हो गया ना कि हमने तो दोनों को जमा कर दिया तो हमारे पास टोटल परसेंटेज रिटर्न निकाला है। हमने कहा ठीक हो गया, हमें समझ आ गया। हमें तुमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी करवा दी है, ठीक है, कि इसको किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है और उसको हमने जमा करके 20.8 हम वैल्यू निकालना है। हमने कहा यार ये तो बहुत आसान था, ठीक है, हमने उस तरह से इसको कर भी दिया। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, मैं दोबारा इस फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। सवाल वो तुमसे करेगा कि सेलिंग या सोल्ड प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की
10 रुपये। मैं 10 रुपये को ज़रा आसान समझता हूँ, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है ना। मैथ मेरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं 10 रुपये लेता हूँ। 10 रुपये ठीक हो गया। हमने कहा ठीक है। उसने कहा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 2 रुपये। हमने कहा ठीक है। D1 हमें पता लग गया, ठीक है। अच्छा, उसने आपसे कहा कि ग्रोथ रेट कितने है, 10 रुपये है। हमने कहा ठीक है, ये भी ठीक हो गया, ग्रोथ रेट हमारा 10 रुपये हो गया। फिर उसने पूछा कि आप निकालें डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड और टोटल परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, जिस तरह मेरे मुंह पे मुस्कुराहट है उस तरह आपके मुंह पे भी उस वक्त आएगी मुस्कान। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड। ठीक है, प्राइस को आपने डिवाइड कर दिया D1 के ऊपर, डिविडेंड यील्ड आ गया। लेकिन जब आप कैपिटल गेन यील्ड के पास जाएंगे तो वहाँ आपने परेशान हो जाना है। फार्मूला आपने लिखना है एंडिंग प्राइस माइनस बिगनिंग प्राइस ओवर बिगनिंग प्राइस। ठीक है, लिख लिया। लेकिन आप कहेंगे बिगनिंग प्राइस तो मेरे पास है, पर ये एंडिंग प्राइस कहाँ पे गई। वहाँ से गेम शुरू हो जाएगी आपकी। और यही सवाल है, आपने बेसिकली एंडिंग प्राइस इसमें फाइंड आउट करनी है। फिर आपका कैपिटल गेन यील्ड निकलेगा और एंड पे आप टोटल परसेंटेज रिटर्न निकालोगे। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने करना ये है, पहले अच्छे से परेशान होना है, पानी पुनी पीना है, फिर उसको सोचना कि कैसे निकालेंगे। सोचते सोचते आपने वापस जाना है चैप्टर नंबर 23-24 के ऊपर, जहाँ पे हमने प्राइस फाइंड की थी। ठीक है, वही वाला बस काम यहाँ पे करना है। वो कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि आपने फॉर्मूला लगा देना है P1 इज इक्वल टू D1 1 प्लस G। ठीक है, डिवाइडेड बाय R माइनस G। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो P1 की वैल्यू आ गई, यानी कि एंडिंग प्राइस आ गई। बस उस एंडिंग प्राइस में से बिगनिंग प्राइस माइनस डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस कर देना, तो तुम्हारे पास कैपिटल गेन यील्ड निकल आएगा। आसान था ना, कितना आसान था, बच्चों वाला सवाल दिया था उसने। और ये वो सवाल था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते थे। कैसी ट्रिक बताई, तुम्हारा 5 नंबर का सवाल मैंने बचा लिया। ये तुम कर सकते हो इस तरह से। बस ये आ जाएगा तो डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड को प्लस करना, तुम्हारा टोटल परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। एग्जामिनर भी खुश, तुम भी खुश, 5 नंबर ले लेना। ठीक है। अच्छा, 5 नंबर वो तुम्हें दे देगा। देगा, क्यों नहीं देगा, ज़रूर देगा। अच्छा, अब आगे देखो, आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। देखो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं। बेसिकली कहते हैं कि मेजरिंग दिस वेरिएबिलिटी इज़ द की फैक्टर इन एग्जामिनिंग द टॉपिक ऑफ रिस्क। रिस्क को हम इसमें एवेल्यूएट करेंगे। नहीं छोड़ो ये ग्राफ ग्रूफ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देखो, कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ दिस पर्पस आर वेरिएंस एंड इट्स स्क्वायर रूट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, वैलिडेशन ऑफ रिस्क की वो जब बात करेगा ना एमसीक्यूज़ में, तो तुम्हें बताना है उसको कि रिस्क हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। वैलिडेशन ऑफ रिस्क, वेरिएंस लेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, अब वेरिएंस क्या है, वेरिएंस measures the average square of difference between the actual return and the average return। ठीक है, डिफरेंस है square of actual return and average return। the biggest the number is the more
the actual return tend to differ from the average returns. The larger the variance and or standard deviation is more spread out the return will be. अच्छा जी, देखो यार, ये भी वेरिएंस क्वेश्चन है आपका, ये लॉन्ग में आएगा, लेकिन जब देगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने के लिए देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ही देगा, रह क्या जाता है जब वेरिएंस निकाल लिया तो। इस चीज़ को याद रखना है, सवाल इसी तरह देगा वो आपको। सपोज अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हैड अ रिटर्न 10, 12, 3 and 9% ओवर द लास्ट 4 years, बस इतना देगा। और क्या क्या कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इस तरह देगा। बहुत आसान है, इसको मैं तुम्हें नीचे समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तुमने ना इसका निकाल लेना है एवरेज रिटर्न, 4 और 5 जमा करना है उनको और टोटल पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तुमने एवरेज रिटर्न निकाल लिया, शाबाश। आगे तुमने क्या करना है, एक्चुअल रिटर्न तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हें उसने 10, 12 करके दिए, इसने 0.10 करके ऐसे लिखे हुए हैं। एवरेज रिटर्न तुम्हारे पास 0.4 होगा, ठीक है। जब 0.10 में से 0.04 को माइनस करोगे तो डेविएशन ऑफ मीन आ जाएगा। इसी तरह तुम सबके निकाल लेना, ठीक है। जब डेविएशन मीन आ जाएगा 0.06, इसको तुम स्क्वायर ले लेना तो तुम्हारे पास स्क्वायर डेविएशन आ जाएगा। इसको टोटल कर लेना, जो 0.027 आएगा, इसका वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय t-1। टी किसे कहते हैं हम, नंबर ऑफ़ ईयर में से 1 माइनस कर देना है, हमेशा माइनस करना है, जब भी आएगा तब माइनस करना है, ठीक है। माइनस के बिना इसको जाने नहीं देना, माइनस करके इसको छोड़ना है। तो t-1 कर देना है इसको। जब करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.009 आएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे, स्क्वायर ले लोगे इसका अंडर रूट, ठीक है। तो तुम्हारे पास 0.09487 जो इक्वल टू होगा 9.487 के। बस इतना सा सवाल था, आसान था ना, ये 5 नंबर में आता है ये सवाल। दुआ करो आप लोगों को भी आए, आसान सवाल है ये। अच्छा जी, इन जनरल ये जो फार्मूला है ना, इसको देख लेना, मतलब कि r-r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और t-1, ठीक है। इस तरह इसको देख लेना। ये क्यों कह रहा हो देखने के लिए, ये MCQs में पूछेगा वो तुमसे, ठीक है। इस तरह से दे देगा, टिक लगा देना, ये था, ओके। नीचे देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। हमें पता ही है, हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, आपसे MCQs में पूछेगा, ओके।